वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जो लैंगमुयर ने 1916 में दिया था। एडजॉर्प्शन को समझने के लिए पहले मैं आपको बताऊं, जो मॉलिक्यूल किसी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है, फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस पे वो चिपक जाता है, एडजॉर्ब होता है, उसे हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। तो लैंगमुयर ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, केमिकल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। इसने कहा कि एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल जब एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो जाता है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। उसके बाद में उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी डिराइव की विच इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस आइसोथर्म को समझने के लिए पहले हम लैंगमुयर के पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस देखते हैं कि इसने कौन सी अजम्पशंस लगाई। पहला जो अजम्पशन है वो है सरफेस ऑफ ए सॉलिड यानी एडजॉर्बेंट, इसके ऊपर वैकेंट साइट्स रहती है फॉर एडजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्ब करने के लिए इसके ऊपर वैकेंट साइट्स रहती हैं जिनके ऊपर एडजॉर्प्शन एक्चुअली होता है। और ये तमाम जो साइट्स हैं एडजॉर्प्शन साइट्स, इनकी एफिनिटी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एक जैसी रहती है। ऐसी सरफेस को हम होमोजीनियस सरफेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर ये जो साइट्स हैं ये वैकेंट साइट्स हैं, और इन्हीं वैकेंट साइट्स के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा। यहाँ पे एडजॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पे एडजॉर्प्शन होगा। तो वही ये कह रहा है कि एडजॉर्प्शन कैन टेक प्लेस ओनली ऑन वैकेंट साइट्स। उसके बाद में उसने कहा कि एडजॉर्प्शन जो होगा वो सिर्फ मोनोलेयर एडजॉर्प्शन होगा, यानी वैकेंट साइट्स के ऊपर एक एक मॉलिक्यूल ही एडजॉर्ब हो सकता है, दूसरी लेयर यहाँ पे नहीं बन सकती। ये बात याद रखना। तो एक ही लेयर बन सकती है सॉलिड सरफेस के ऊपर, और ये जो लेयर बनेगी, इस लेयर का इन गैस मॉलिक्यूल्स का और सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में इसने कहा कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, यानी जब एक गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा तो वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है, वो इधर उधर नहीं जा सकता, ये सरफेस के ऊपर वॉन्डर नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद में इसने कहा कि एडजॉर्प्शन जो होगा, जो एडजॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडियली बिहेव करते हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, लैटरल इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं होगी, इतना याद रखना। और इसके बाद में कहा कि जो गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है वैकेंट साइट के ऊपर, तो वहाँ पे एक एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यानी गैस मॉलिक्यूल और वैकेंट साइट के बीच में एक एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद में इसने कहा कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो डायनेमिक है, यानी गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होगा, गैस सॉलिड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टूट भी सकता है, ये वापस सरफेस फ्री हो जाएगी और गैस मॉलिक्यूल वापस निकल जाएगा। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होने के बाद में वापस भी जा सकता, तो नया मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा और वापस निकलने को हम कहते हैं डिजॉर्प्शन। सो देयर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन। ये है पोस्टुलेट्स। अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहली बात याद रखना कि अगर मेरे पास में एक सॉलिड है और ये सॉलिड सरफेस जो है, इसके ऊपर जो वैकेंट साइट्स है 100% वैकेंट साइट्स ओपन है पहले। ठीक है, यानी 100/100, इसको हम कह सकते हैं 1, यानी जो टोटल वैकेंट साइट्स है वो है 1। अब इन वैकेंट साइट्स में मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हुए, थोड़ी बहुत सरफेस एडजॉर्ब, उस पर एडजॉर्प्शन हो गया, वो ऑक्यूपाई हो गई, तो जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड है उसको हम दिखाते हैं थीटा से। तो जो बाकी फ्री सरफेस रहेगी वो रहेगी 1 - थीटा। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड। और अनऑक्यूपाइड सरफेस क्या है? टोटल में से थीटा को माइनस करना है, 1 - थीटा, इतना याद रखना। नाउ इसकी डेरिवेशन पे जाते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि गैस मॉलिक्यूल जब वैकेंट साइड पे एडजॉर्ब हो जाता है तो एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन ये एडजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स बाद में टूटता भी है और यहाँ पे डिजॉर्प्शन होता है। यानी यहाँ पे एडजॉर्प्शन का और डिजॉर्प्शन का एक रिवर्सिबल प्रोसेस है।
या मैं बोल सकता हूँ कि एक टाइम पे ये इक्विलिब्रियम में भी आ सकते हैं। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। बात समझ में आ रही है। और स्पेसिफिक रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम कहते हैं के से दिखाते हैं, और स्पेसिफिक रेट ऑफ डिजॉर्प्शन को हम दिखाते हैं के से। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी स्पीड ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा पहले प्रेशर ऑफ गैस। जितना प्रेशर हम ज़्यादा देंगे, गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, उतना एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जितने वैकेंट साइट्स ज़्यादा होंगे उतना एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो एक तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, दूसरा वो करेगा नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स। नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स को हम ऐसे दिखा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइट्स इंटू 1 माइनस थीटा, यानी फ्री सरफेस कितनी है, n इंटू 1 माइनस थीटा, वो कहलाता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स। फिर मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं के ए। तो मैं ये लिख सकता हूँ फिर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू के ए इंटू पी इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन या स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन रेट। ठीक है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, यानी गैस मॉलिक्यूल्स कितनी स्पीड से वापस जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई होंगे, एडजॉर्ब हुए होंगे, उतनी ही ज़्यादा स्पीड भी होगी वापस जाने की, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल वापस डिजॉर्ब भी होंगे। सो दिस रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स। और वो कैसे निकालेंगे हम? वो निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स इनटू ऑक्यूपाइड सरफेस। ऑक्यूपाइड सरफेस कितनी, यानी फ्रैक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन कितना है। ठीक है, एडजॉर्ब सरफेस कितना है। या ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे के डी, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डिजॉर्प्शन कांस्टेंट या स्पेसिफिक डिजॉर्प्शन रेट। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। अब मान लीजिए हम इक्विलिब्रियम पे आ गए। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? जितनी स्पीड से एडजॉर्प्शन होगा उतनी स्पीड से डिजॉर्प्शन भी होगा, यानी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ठीक है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके बराबर देखा था हमने? वो बराबर है के ए इंटू पी इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा। और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किसके बराबर है? के डी इंटू एन इंटू थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन, और एन को हम करते हैं कट, तो बचता क्या है? के ए इंटू पी इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बचता है के डी इंटू थीटा। ठीक है। अब इस के डी को इधर लेके आओ, ये बन जाएगा के ए डिवाइड बाई के डी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इंटू पी इंटू 1 माइनस थीटा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ थीटा, यानी इज इक्वल टू थीटा। ठीक। अब ये जो के ए बाई के डी है, दोनों कांस्टेंट है, इनके बदले में एक ही कांस्टेंट लिखेंगे हम के। ठीक है, के ए डिवाइड बाई के डी के बदले लिखेंगे के। तो मैं लिखूंगा फिर इसके बदले में के इंटू ये पी इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। क्लियर? शाबाश। और अब हम क्या करेंगे? ये के पी को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई ये के पी। क्लियर? शाबाश। अब हम इस थीटा को इधर लेके आएंगे, ये यहाँ पे मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस थीटा ये डिवाइड बाई ये थीटा। क्लियर? इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 डिवाइड बाई के पी। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको क्या करेंगे? ये 1 जो है हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा, यानी 1 डिवाइड बाई थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 बाई के पी। अब 1 माइनस थीटा डिवाइड बाई थीटा वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 1 बाई थीटा माइनस थीटा बाई थीटा 1 के बराबर, यानी 1 बाई थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई के पी आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये 1 बाई थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई के पी। ठीक है, अभी हमने देखा ये 1 इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई के पी। क्लियर? अब इसको उल्टा करेंगे, ये 1 बाई थीटा है तो ये थीटा बाई 1, यानी थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू, ये है 1 प्लस 1 बाई के पी, तो ये बन जाएगा के पी
अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर है KP इंटू 1 यानी KP प्लस 1 है ना, डिवाइड बाई ये KP आ जाएगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, थीटा उल्टा करके ये थीटा आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा बराबर, इसका उल्टा KP डिवाइड बाई 1 प्लस KP। क्लियर? ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर? और इस आइसोथर्म के बेसिस पे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेशर लो लेंगे, एट लो प्रेशर, मान लीजिए हमने 0.1 लिया, जितना ये कम हो जाएगा इतना इसका प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये रह जाएगा KP, लेकिन ये जो KP है इसको 1 के कंपैरिजन, 1 के कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर प्रेशर लो है तो KP इज़ वेरी मच लेस देन 1, सो वी कैन नेगलेक्ट दिस KP। तो ये बन जाएगा फिर KP डिवाइड बाई 1 यानी KP, तो थीटा बराबर आ जाएगा KP। क्लियर? और जिसका कुछ पावर नहीं रहता उसका 1 रहता है, यानी KP रेज्ड पावर 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि थीटा यानी एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये फर्स्ट ऑर्डर रेट होगा, यानी KP रेज पावर 1। इसका मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो लो प्रेशर का जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर? शाबाश। अब अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे, यानी एट हाई प्रेशर P का वैल्यू हाई हो जाएगा तो KP का वैल्यू भी हाई हो जाएगा। तो उस केस में हम 1 को इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेगलेक्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू KP डिवाइड बाई KP। तो ये बन जाएगा ऐसे, थीटा इज इक्वल टू KP डिवाइड बाई KP, और KP डिवाइड बाई KP कितना हो गया, 1, यानी कांस्टेंट। क्लियर? तो ये जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन कितना होगा वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना एडजॉर्प्शन प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी हाई प्रेशर पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है या एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर आपको इसको समझना तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, थीटा इज इक्वल टू KP है ना, KP रेज्ड पावर 1 वो बन जाएगा, सॉरी KP रेज्ड पावर 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा कांस्टेंट है ना 1। तो इसका मतलब हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। अब रह जाता है इंटरमीडिएट जो रहेगा प्रेशर, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। इंटरमीडिएट पे एडजॉर्प्शन कैसा होगा, थीटा इज इक्वल टू KP रेज्ड पावर n, मैंने ऐसे लिख दिया n, जो n है यहाँ पे n, इसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा। सो दिस n कैन बी फ्रॉम 0 to 1। तो हमें जो कर्व मिलेगी वो इस तरह मिलेगी। तो ये जो इंटरमीडिएट वाला प्रेशर है वो हम लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर पे थीटा इज इक्वल टू KP रेज्ड पावर n। तो इसका मतलब ये पूरी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इस इक्वेशन से, लैंगमियर की जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म जो है लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, इससे ये पूरा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन हो सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।